हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैपिंग का थर्ड कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने पूरा अफ्रीका कवर कर लिया है। एवरीथिंग जो भी PYQ आज तक आया है किसी भी एग्जाम में, एंटायर घटना चक्र का सब कवर कर लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं लेक्चर 2 में। अब आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग ये नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो कवर करने वाले हैं। अगर आप ये वाला जो हिस्सा देखेंगे ना, ये अभी क्या है ना कि आप ये दोनों कॉन्टिनेंट मिल करके, अगर आप ये दोनों, एक सेकेंड, अगर आप ये दोनों कॉन्टिनेंट देखते हैं ना, तो ये दोनों कॉन्टिनेंट मिल करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है द अमेरिकाज। इस लेक्चर में हम लोग नॉर्दर्न अमेरिका करेंगे और फिर अगले वाले में हम लोग सदर्न अमेरिका खत्म करके ये अमेरिकन दोनों कॉन्टिनेंट्स को खत्म कर देंगे। एक बार मैं इसको जरा सा फ्लैट कर दूं ताकि थोड़ा बेटर हो जाए व्यू। हाँ ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर ये आपका नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो इक्वेटर यहां से पास करता है, लाइन हम लोगों को दिख रहा है। इक्वेटर अगर यहां से पास कर रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इक्वेटर और नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोई लेना देना नहीं है। पहला बात ये याद रखना। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात याद रखनी है आपको कि यहां से आप देखेंगे ना तो इस तरीके से आर्कटिक सर्कल गुजरता है। आर्कटिक सर्कल क्या हो गया, 66.5। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल किससे किससे गुजरता है अगर ये देखने का सवाल आए तो याद रखेंगे हम लोग, ये जो पार्ट है ये क्या है, अलास्का है। तो अब समझना, अलास्का जो है ना वो यूएसए का ही पार्ट है। पर अगर ऑप्शन में आपको मिलता है कि आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू यूएसए और ब्रैकेट में लिखा रहे मेनलैंड, तो वो गलत हो जाएगा। आप लोग इसको 1.5x पे देखिए ताकि आप लोगों को बेटर फ्लो मिलेगा उसमें। ठीक है, तो अब यूएसए मेनलैंड अगर बोलता है ना तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो मेनलैंड है वो ये वाला पार्ट है। ये जो है ये अलास्का यूएसए का मेनलैंड नहीं है, रादर रसिया। देख रहे हैं आप, बगल में ये रसिया है। तो ये रशिया ने यूएसए को गिफ्ट किया था। कब किया था? 1860s में। याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखेंगे बस कि रशिया ने गिफ्ट किया था यूएसए को, उनका अपना डील हुआ था। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोग कि आर्कटिक सर्कल कहां कहां से गुजर रहा है, अलास्का, कनाडा, और ये जो आप देखते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड जो है ना, ये आप देखिएगा ज्योग्राफिकली यूएसए के पास है, पर ऐसे ये डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे ये डेनमार्क का हिस्सा, इतना हमको पता लग गया। अब दूसरा जब आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो यहां पर वाला लाइन है वो देखिए तो कहां कहां से गुजरता है, ऐसे गुजरता है। अब उसमें क्या क्या आ रहा है, एक आपका मेक्सिको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये आपका जो आप देखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब इसी को गल्फ ऑफ मेक्सिको का नामकरण आजकल बदलने लग गए हैं लोग, गल्फ ऑफ अमेरिका भी इसी को बोला जा रहा है। ठीक है, और इस जगह पर आप देखेंगे तो एक आइलैंड है। अब थोड़ा सा आगे आपको बढ़ा के लेके चले ना, तो यहां पर देखिए तो आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम आपको दिख रहा है, द बहामाज। तो यहां से गुजरता है, तो ना वो क्यूबा को काटता है, ना वो ये जो फ्लोरिडा वाला एरिया है, ना इधर काटता है। ये काटेगा क्या, केवल आपका इस वाले, मतलब जो द बहामाज है बस उसको काटता है। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो कहां कहां से गुजरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक बार खुद देख लो यहां से। और एक चीज याद रखना, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है यहां से ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को भी काटता है, बिल्कुल सही, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को काटेगा। इसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक तरीके का ये पेनिनसुला है ना, जैसे हम भारत का देखते थे, तो इस तरीके का है ना। ये क्या है, जब तीनों साइड से पानी से घिरा रहेगा तो वो पेनिनसुला हो गया। तो ये जो पेनिनसुला है ना, इसका नाम है बाजा पेनिनसुला। तो अगर पूछता है कि बाजा पेनिनसुला कहाँ है, मैच दी फॉलोइंग करने दे दे, तो उसको आप लोग नॉर्थ अमेरिका में मार दीजिएगा। ठीक है, तो कहां कहां कट रहा है, बाजा पेनिनसुला कटा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कटा। फिर एक बात बता रहे हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ है, मेक्सिको में है। पर ये जो कैलिफोर्निया नाम का जगह है वो कहां पर है, वो आपका यूएसए में है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को तीन तरफ से घेरता कौन है, मेक्सिको। सॉरी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को तीन तरफ से कौन घेरता है, मेक्सिको। पर कैलिफोर्निया इज नॉट इन मेक्सिको, रादर इट इज इन यूएसए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हम लोग देख लिए। ये भी हमको पता है कि इक्वेटर जो है वो नीचे है। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत और अगर चीज देखें ना, तो आप बस बस एक बार महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि ऊपर जो भी आपको ओशियन दिखेगा, आर्कटिक ओशियन दिखेगा। इस तरफ आपको जो दिखेगा अटलांटिक दिखेगा। इस तरफ जो आपको दिखेगा पैसिफिक ओशियन दिखेगा। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल अगर आपको पूछता है कि नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एशिया, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, इस जगह को क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट।
तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न अमेरिका, ये हो गया आपका एशिया। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? बेरिंग स्ट्रेट। अब आपको बेरिंग स्ट्रेट के बारे में एक और चीज दिखाएं अगर ना, तो यहाँ ये जो पार्ट है ना, ये है बेरिंग स्ट्रेट। ये देखिए आपको दिख रहा है बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेरिंग स्ट्रेट के बारे में? कि बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर आप देखेंगे जब ना, मतलब ऊपर वाला पार्ट में, तो आपको एक सी मिलेगा। उस सी को क्या बोलते हैं? चुकची सी। सी एच, ये देखिए दिख रहा है ना, CHUK CHIC, ठीक है। और उसके नीचे वाली साइड में आप देखेंगे जब इधर वाले देखिए, ये हो गया आपका बेरिंग स्ट्रेट। ये जो सी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुकची सी। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेरिंग सी। तो आपको सवाल दोनों तरीके से पूछता है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो किसको किसको सेपरेट करता है, तो या तो किसको किसको कनेक्ट करता है। तो याद रखना, चुकची सी को बेरिंग सी से कनेक्ट करता है। किसको किसको सेपरेट करता है? तो वो नॉर्दर्न अमेरिका और एशिया को करता है, या फिर रशिया और यूएसए को करता है, या फिर रशिया और अलास्का को करता है। जो जैसा सवाल है उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बढ़िया। दो तीन चीज यहां पर और देखिए। यहां पर मतलब हम बस अभी क्या कर रहे हैं ना, एक बेसिक ज्योग्राफी आपके माइंड में डालना चाह रहे हैं, ताकि फिर हम लोग जब अंदर घुसे तो हम लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको एक बे दिख रहा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपको एक बे दिख रहा है। इस बे का नाम क्या है? हडसन बे। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी आगे बताएंगे कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन आप देखेंगे किसी बे का पूरे विश्व में, तो वो हडसन बे का है। पर जब हम लोग वाटर बॉडी पे आएंगे तब हम लोग थोड़ा और उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर मेक्सिको के बगल में आप देखिए क्या है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम लोग मोटा मोटा चीज देख लिए। एक चीज और देखिए, ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है ना, ये पूरा हो गया आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको। इसका जो सदर्न पार्ट वाला रेंज है ना, नीचे वाला रेंज है, इसका एक और नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कैंपिश। गल्फ ऑफ कैंपिश क्यों बोलते हैं? तो यहां पर एक कैंपिश नाम का जगह है, उसके नाम से इसका नाम रखा है। ठीक है, याद रहेगा। अब एक बात बताओ, ये है आपका नॉर्दर्न अमेरिका, नीचे आपको दिख रहा है सदर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका कनेक्टेड किससे है? तो एक देश है, इसको क्या बोलते हैं? पनामा। तो अब एक बात बताना हमको कि अगर बोले, अच्छा ये इस पनामा को क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। अब एक बात बताते हैं आपको, इस्थमस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है आपको पता होगा, पर हम एक बार फिर भी बता देते हैं। जब भी कोई दो जमीन का टुकड़ा, ये जमीन आपस में किसी नैरो स्ट्रिप ऑफ जमीन, पतली पट्टी ऑफ धरती से जुड़ी होती है, तो उसको हम लोग इस्थमस करते हैं। और अगर आप देखते हैं कहीं पर भी कि दो समुद्र या फिर दो पानी का जो चीज है, वो जब आपस में किसी नैरो पतली पट्टी ऑफ पानी का, जैसे आप यहां पर देखिए ना, यहां पर आप देखिए तो बहुत बड़ा आपको सी दिख रहा है, बेरिंग सी। यहां पर देखिए तो आपको बहुत बड़ा सी दिख रहा है, चुकची सी। इनके बीच में एकदम पतली पट्टी है पानी की। जब पानी की पतली पट्टी होती है तो उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, ऐसे उसको इस्थमस बोलते हैं, जो अभी हम लोग वहां देखे। ठीक है, बढ़िया। ये वाला काम हो गया। ठीक है। और एक ये एक यहाँ पर आप ये देखिए, एक आइलैंड है। इस आइलैंड, अच्छा अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जब आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको खोलिएगा, उस पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ के साथ साथ देखते रहिए। ठीक है, ये जो आइलैंड है ना, इस आइलैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यू फाउंडलैंड। अब ये आइलैंड क्यों फेमस है ना, क्योंकि यहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर फिशिंग अच्छा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे तो नीचे से आप देखिए तो कोल्ड करंट, ये नीचे से आप देखेंगे ना तो वार्म करंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर से आप देखेंगे तो कोल्ड करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लेब्राडोर सी। एक बार ये चेक कर लेना, लेब्राडोर है या फिर कोई और है। ये ऊपर से कोल्ड करंट आता है, नीचे से हॉट करंट आता है। हॉट और कोल्ड करंट मिलता है, जहां पर मिलेगा वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स, या फिर जो आप जिसको बोलते हैं ना समुद्र का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बहुत बढ़िया ग्रो करता है। जब क्योंकि इधर से हॉट भी आ गया, कोल्ड भी आ गया, फाइटोप्लैंक्टन जो है या फिर जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइप का, वो ज्यादा ग्रो किया। ये ज्यादा ग्रो करेगा, मछली इसको खाएगा, मछली का भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो फिशिंग ग्राउंड के लिए न्यू फाउंडलैंड बहुत फेमस होता है। ठीक है, ये भी काम हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा अ, पानी वाला जितना सेगमेंट है ना, सीज, ये सब देखते हैं। जितना भी सीज में हम लोग, जो रिवर आएगा, जो लेक्स आएगा, जितने बेज हैं, उन सबको एक बार कवर करते हैं। और जनरली जो जो मतलब बताएंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट है, तो सब थोड़ा याद रखने का हम लोगों को कोशिश करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से अगर जूम करें ना, तो आप थोड़ी यहीं से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे चलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देखे थे? एक सी था। ठीक है, क्या सी था? चुकची सी। नीचे आपको क्या दिखा? बेरिंग सी। यहां पर आपको दिखा बेरिंग स्ट्रेट। इस जगह पर आपको एक सी मिलेगा, उस सी का नाम क्या है?
ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको एक सी मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूथिया सी। अब जब आप नोट्स बना रहे हैं अगर, तो उसमें लिखिए बूथिया, मारिए टिक, लिखिए बोथनिया, मारिए क्रॉस। क्योंकि बोथनिया जो है ना, गल्फ ऑफ बोथनिया अलग जगह पर है, ये गल्फ ऑफ बूथिया ये अलग जगह पर है। ये हो गया आपका बैफिन बे, ये भी याद रखना है। और इसके बाद इधर जब आएंगे तो आपको आ जाएगा लेब्राडोर सी। क्लियर है, मोटा मोटा सी आप देख लिए। ये आपको क्या दिख गया, हडसन बे। अब यहां पर बगल में तुम एक काम करो, यहां पर लिखो हडसन बे के बगल में कि इट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे अधिक कोस्ट लाइन किसी भी बे का कौन सा है, हडसन बे। पर अगर सवाल आए कि सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, ये हम लोग बे देखे। अच्छा एक बात बताओ, बे और गल्फ में क्या फर्क है, एग्जाम्पल समझना। जब आप यहां पर देखते हैं तो आप लिखते हैं ना गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। जब भी नैरो रहे मतलब पतला रहे तो उसको गल्फ बोलते हैं, और जब वो चौड़ा हो जाए ऐसे तो वो बे हो जाता है, समझ गए। गल्फ जो होता है ना वो पतला होता है जब नैरो एनक्लोजर रहे पानी का, और बे में क्या, जैसे आप देखिए बे ऑफ बंगाल, जब बड़ा हो जाता है ना तो उसको बे ऑफ बंगाल बे बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको याद हो मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप ढंग से पढ़े हो ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिएगा तो गांधी जी एक टाइम पे कहते हैं कि ऐसा काम करके ब्रिटिशर ने क्या किया है कि हमारे बे को वाइडेंड द गल्फ, उसने हमारे गल्फ को और चौड़ा कर दिया है, वाइडेंड द गल्फ। अब आपका काम है कि कमेंट करके बताइए कि वाइडेंड द गल्फ वाला जो स्टेटमेंट था बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, वो कौन दिया, मतलब दिया गांधी जी ने, किस बात पर दिया था, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा, देखो इसको बता ही देते हैं। जो वाइडेंट द गल्फ वाला जो गांधी जी बोला ना, वो किसमें बोला, ऑगस्ट ऑफर में बोला था। ऑगस्ट ऑफर में क्यों बोला था, क्योंकि ऑगस्ट ऑफर के टाइम पर डोमिनियन स्टेटस दिया गया था, और हम लोग तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन के बाद डोमिनियन स्टेटस देख करके ही हम लोगों को चिढ़ आती थी, कि मतलब लिटरली आग बबूला हो जाते थे लोग। और इसी अगस्त ऑफर में अगर आपको याद हो तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि इट इज डेड, मतलब डोमिनियन के बारे में कहा था, डेड एज डोरनेल, ठीक है। और ये अगस्त ऑफर, एक और चीज बस सुन ही लो, सुन रहे हो तो, अगस्त ऑफर किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लिनलिथगो। ये क्यों फेमस है लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय रहा। मतलब इसी के टाइम पे तुम देखोगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ, इसी के टाइम पे तुम देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, इसी के टाइम पे आप देखिए अगस्त ऑफर आएगा, इसी के टाइम पे आपको क्रिप्स मिशन आएगा। तो मोटा मोटा जितना बड़ा बड़ा चीज है ना, मतलब ऑलमोस्ट आप देखिएगा तो कुछ शायद 36 से 44 है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 1936 से 1944, पर सबसे बड़ा ड्यूरेशन में लॉर्ड लिनलिथगो रहा। इसलिए बहुत थोड़ा सा हम लोग ये हो गए, डेविएट हो गए, पर ठीक है, देख लिए। अब जैसे एग्जांपल एक बात बताते हैं तुमको, यहां पर अभी हम लोग क्या बताए तुमको कि जब तुम यहां पर हडसन बे देखते हो, तो हडसन, यहां पर जब हम गल्फ ऑफ मेक्सिको देखते हैं, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको का जो नीचे वाला पार्ट था उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग बोले थे कैंपीच करके, याद है आपको, गल्फ ऑफ कैंपीच बोल दिए थे। सेम तरीके से जो हडसन बे का जो सदर नीचे वाला पार्ट है उसका क्या नाम है, जेम्स बे। तो अगर पूछे जेम्स बे इज रिलेटेड टू हडसन, कैंपेच इज रिलेटेड टू गल्फ ऑफ मेक्सिको या फिर गल्फ ऑफ अमेरिका। क्लियर है, ऊपर क्या क्या सी था हम लोगों को याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। एक क्या था, ब्यूफोर्ट, फिर था बूथिया, और बगल में लिखना था बोथनिया, और बोथनिया काटना था, थोड़ी देर में दिखा देंगे बोथनिया क्या है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा बैफिन, और इधर आपको लेब्राडोर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अब कुछ याद रखो मत रखो, पर इस लेक्चर से ये जरूर याद रखना जो हम बताने वाले हैं। यहां पर आप देखिए तो यहां पर आपको 4 लेक मिल रहा है, देख रहे हैं, एक लेक ये है, दूसरा लेक ये है, तीसरा लेक ये है, चौथा लेक ये है, पांचवा लेक ये है, 5 लेक यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, SHEO, शियो। ये जो लेक हो गया, ये लेक क्या है, इस लेक का नाम है लेक सुपीरियर। ये जो लेक का, ये छोड़ दो, नीचे है ना ये जो लेक है, मतलब देखो इसमें से यहां पर टोटल ना 5 लेक हैं, ठीक है, इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन 5 ग्रेट लेक्स में 4 ग्रेट लेक ऐसे हैं जो कि यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ते हैं, जो कि यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, और एक है जो कि एंटायरली आपका यूएसए के अंदर आता है। अभी हम लोग वो 4 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि
यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे, ये हो गया सुपीरियर। एच आया यहाँ पर, एच से आ जाएगा आपका हुरोन, ये क्या है आपका ईरी, और ये आपका क्या है ओंटारियो, याद रहेगा। सुपीरियर, हुरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये चारों आर अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। ये ग्रेट लेक्स हैं कितने यूएसए मतलब नॉर्दर्न अमेरिका में 5 हैं, उसमें से एक है ये वाला जो आप देखते हैं ना, इसका नाम क्या है मिशिगन। ये जो मिशिगन है ये पूर्णतः आपका यूएसए के अंतर्गत आता है, क्लियर है, याद रहेगा। अब इससे रिलेटेड इतने से काम चलेगा नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात तो आपको इस लेक सुपीरियर से याद रखना है कि इसी के अगल बगल आपको मिलता है मिसाबाई रेंज। ये मिसाबाई रेंज क्यों फेमस है, ये फेमस है आपका आयरन ओर के लिए, ठीक है। अब आ गया दूसरा आपका मिशिगन। मिशिगन क्यों फेमस है, क्योंकि आप देखिए तो शिकागो नाम का शहर है, शिकागो नाम का शहर इसी लेक के तट पर पाया जाता है। ये शिकागो को फेमस कौन किया वर्ल्ड मैप पे, हमारे विवेकानंद जी, बढ़िया। मिशिगन के बारे में हमको इतना याद रखना है। अब आ गया यहाँ पर आपका हुरॉन। अब एक बात देखो, ये जो सुपीरियर और हुरान है ना, ये दोनों एक कनाल से कनेक्टेड है। इस कनाल का नाम क्या है, सू कनाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सुपीरियर और हुरान जो है वो सू कनाल से कनेक्टेड है। अब ये जो ईरी आप देख रहे हैं ना, ईरी का अब हल्का और हम लोग जूम करते हैं ना, तो आपको दिखता है कि इसके तट पर आपको एक शहर मिलता है जिसका नाम है डेट्रियट, जो कि फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है ये, ठीक है। और ये जो ओंटारियो है, ओंटारियो के तट पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, टोरंटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कह रहा हूं कि अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो महसूस करो फिर पीडीएफ को ओपन करना, ठीक है। ये हो गया आपका सुपीरियर, ये हो गया आपका हुरॉन, ईरी, ओंटारियो। ईस्ट टू वेस्ट पूछा बिल्कुल जा सकता है, पता रहना चाहिए। और यहां पर आपको एक मिल रहा है लेक मिशिगन। अब यहां पर आपको कुछ कुछ बात इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं हम। ये जो ओंटारियो है, अब इसको कट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लेक ओंटारियो है ना, इस लेक ओंटारियो पे आप देखेंगे तो यहां से एक रिवर निकलती है, यहां से एक रिवर निकलती है। इस रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है रिवर सेंट लॉरेंस। इस रिवर का नाम क्या है, रिवर सेंट लॉरेंस। और आप देखिएगा तो इसी रिवर सेंट लॉरेंस के ऊपर आपको एक ये मिलेगा, वाटरफॉल मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका। वाटर वॉल्यूम के हिसाब से वो उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट वाटर वॉल्यूम है। क्या नाम है उसका, नायग्रा फॉल्स। तो अब देखो हम क्या क्या याद रखने वाले हैं, हम याद रखने वाले हैं कि ये जो ओंटारियो है, ओंटारियो दिखा, ओंटारियो में ही आपको दिखा कि इसके तट पर आपको क्या मिला, टोरंटो, बढ़िया। इससे एक रिवर निकला, क्या रिवर का नाम है, रिवर सेंट लॉरेंस। ये रिवर सेंट लॉरेंस जो है कहां जाकर के ड्रेन करेगा, ये जाकर के ड्रेन करेगा आपका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको एक नायग्रा फॉल भी मिलेगा। लास्ट अगर आप देखे होंगे अफ्रीका का, तो उसमें हम लोगों ने एक बताया था आपको विक्टोरिया वाटरफॉल। अब कमेंट में बताओ विक्टोरिया वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर था, जाम्बेजी नदी के ऊपर था। लेक विक्टोरिया अलग था, विक्टोरिया वाटरफॉल अलग था। लेक विक्टोरिया अफ्रीका में कौन कौन से देश से जुड़ा हुआ था, KUT, केनिया, युगांडा, तंजानिया। साथ साथ सबको लेते चलना है, तभी मतलब लंबे समय तक हम लोग इसको रिटेन भी कर पाएंगे, है ना। ये देख लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया। एक हाँ चलो, वो तो जब एक साउथ अमेरिका का बताना चाहते थे पर वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। हो गया, ये देख लिया हम। यहाँ पर आपको दिख गया कि अच्छा ये जो मिशिगन था इसी के तट पर आपको शिकागो मिल रहा है, बढ़िया, ठीक है। एक ये चीज देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना बे ऑफ फंडी, ये बे ऑफ फंडी बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको गल्फ ऑफ फंडी भी बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, क्यों फेमस है, क्योंकि सबसे अधिक टाइड यहां पर होता है। जो लहरें क्या बोलते हैं उसको भाई, सबसे अधिक यहीं पर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कौन सा गल्फ है जिसका टाइडल पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम है। तो याद रखना, इट इज नन अदर देन योर बे ऑफ फंडी, क्लियर है, एक्सलेंट। ठीक है भाई, ये भी देख लिए हम लोग।
यहाँ पर आपको बता दिया गया था कि सुपीरियर के ही आप देखेंगे साइड में आपको मिलेगा कि मीसाबाई रेंज, इसी से ये है मीसाबाई रेंज। मीसाबाई रेंज फेमस क्यों होता है? आयरन ओर के लिए फेमस है मीसाबाई रेंज, ठीक है। ये जो आप देखिएगा ना, ये जो पेनिनसुला टाइप का आपको दिख रहा है, गल्फ ऑफ मेक्सिको के नीचे आप देखिए, ये जो पेनिनसुला आपको दिख रहा है ना, इस पेनिनसुला को क्या बोलते हैं हम लोग? युकाटन पेनिनसुला। युकाटन पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को क्या बोलते थे? बाजा पेनिनसुला, ठीक है, बढ़िया। तो अब हम लोग क्या क्या देख लिए भाई? ऑलमोस्ट जो भी हमारा ये सब का था, मतलब कि गल्फ था, ऊपर के सीज थे, लेक्स थे, ये सब देख लिए। अब टाइम आ गया है कि आपको सिर्फ अफ्रीका का कुछ कुछ और, ये सिर्फ कनाडा का कुछ कुछ और लेक बताएं। इंपॉर्टेंट है, बस एक बार सुनना। आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कि कौन सा लेक कहाँ है, कौन सा चीज कहाँ है, पर एटलीस्ट तुमको नाम तो पता होना चाहिए कि अगर कनाडा के साथ उसको मैच द फॉलोइंग करने बोले तो तुम वो कर दो। आसान आसान नाम है। ये एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट बियर लेक। इसके नीचे आपको मिलेगा जो कहते हैं ग्रेट स्लेव लेक। और यहां पर आपको एक और लेक मिलेगा जिसका नाम है लेक रेनडियर। बहुत बार यूपीपीसीएस में रेनडियर वाला पूछा हुआ है। और एक लेक जो कि सीडीएस का सबसे फेमस सवाल है, लेक विनीपेग। ये लेक विनीपेग जो है ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये है विनीपेग। ये चारों आपको याद रखना है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, रेनडियर लेक और विनीपेग लेक। कुछ मत याद रखो, बस इतना। कोई तुमको नॉर्थ साउथ कोई नहीं पूछने वाला है, बस ये पूछने वाला है कि अगर मैच द फॉलोइंग दे दे कि ग्रेट बियर लेक कहाँ है, तो हम ऑस्ट्रेलिया नहीं मारेंगे। हमारे मन में आना चाहिए यार ये तो हम ऊपर देखे थे, ऊपर मतलब कनाडा देखे थे, बढ़िया। अब यहीं पर एक कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। अभी आप ये जो 4 लेक देखे ना, यूएसए में भी एक लेक है, ये जो लेक है, इस लेक को क्या बोलते हैं? ग्रेट सॉल्ट लेक। ये क्यों फेमस है? क्योंकि मतलब हद से ज्यादा उधर जो माहौल है ना, बहुत सॉल्टी माहौल है। अब देखिए, हाँ, अगर हम लोग इसको हल्का क्रॉस करिएगा ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ जो पानी है ना, मतलब ये है आपका लेक, ये देखो, ये है लेक तुम्हारा। ये जो लेक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ग्रेट सॉल्ट लेक क्यों फेमस है? पहला बात तो डायरेक्ट यही सवाल पूछ देता है कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है। क्योंकि अभी हम लोग ग्रेट बियर अलग पढ़े, ग्रेट स्लेव पढ़े, तो आदमी का मन करेगा कनाडा पे बटन दबाने का, पर कनाडा इज द रॉन्ग आंसर। ग्रेट सॉल्ट लेक का सवाल आए, यूएसए मारना है, याद रखना है, सॉल्ट इसका मतलब सॉल्टी होगा। और ये यूएसए का इटाह प्रोविंस में है, इटाह प्रोविंस में है। एनडीए का सवाल है कि ग्रेट सॉल्ट लेक इन यूएसए इज इन विच प्रोविंस? इटाह प्रोविंस, ठीक है, बढ़िया, ये भी हो गया। फ्लोरिडा के बारे में हम लोग बता दिए। अच्छा, कुछ कुछ स्टेट बता चुके हैं आपको, एक दो स्टेट बस और सुन लो। ये जो देख रहे हो फ्लोरिडा, ये वाला पार्ट देख रहे हो फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक बात और याद रखना भाई, फ्लोरिडा ना रॉकेट लॉन्च करने के लिए बहुत फेमस है। रॉकेट लॉन्चिंग साइट है, बहुत फेमस। यहाँ पर आप देखिएगा तो स्पेस एक्स का कई सारे मिसाइल्स यहीं से ये मतलब लॉन्च किया जाता है, मायामी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा ना कि इसके और क्यूबा के बीच में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक स्टेट जिसको कहते हैं फ्लोरिडा स्टेट। नाम सही समझ में आ रहा है हम लोगों को, ज्यादा दिक्कत नहीं है, फ्लोरिडा स्टेट। पर सवाल ये भी आ सकता है आपको कि फ्लोरिडा स्टेट जो है वो किसको किसको, कौन कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? तो याद रखना, अटलांटिक को गल्फ ऑफ मेक्सिको से। यहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको दिख रहा है, निकल करके अटलांटिक जाएगा। ये जो आपको देश दिख रहा है क्यूबा, इस यहाँ पर सुगर बहुत अधिक होता है, तो इसलिए इसको सुगर बोल भी बोला जाता है। सुगर बोल भी बोला जाता है क्यूबा को। सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, बस देखते रहो, सुनते रहो, महसूस करते रहो, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ रिवर्स देख लेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्स है, देखना जरूरी है। पहला रिवर से हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? आपका यूएसए से स्टार्ट करेंगे भाई। यूएसए में आप देखिए तो यहां पर आपको एक लेक दिख रहा है। इस लेक का नाम क्या बोले थे हम लोग? अभी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ढंग से हम लोग देख पाए। हाँ, यहीं से देखो, ऐसे देखते हैं। ये जो लेक हम लोग देखे थे, क्या किए थे? शियो। याद कैसे किए थे? SHEO। तो ये लास्ट वाला ओ था, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा लेक हो गया? ये हो गया आपका लेक ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो लेक हो गया, बहुत बढ़िया। अब लेक ओंटारियो से हमको पता है कि एक रिवर जाती है, ऐसे बह रही है, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या था? इस रिवर का नाम था रिवर सेंट लॉरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहां से बनेगा और पक्का बनेगा टाइप का है। दूसरा रिवर आपको कहां से दिखेगा?
यहां से आप देखिए तो एक नदी आ रही है ओटावा से होते हुए। ये जो नदी है ये ओटावा शहर है। ये जो ओटावा शहर है ना, यही आपका कनाडा का कैपिटल भी है। पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा है। यूएसए का कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन है। मेक्सिको का कैपिटल क्या है, तो कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना, एक मेक्सिको सिटी करके सेम सेम नाम पे चलता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसे ब्राजील का ब्राजीलिया, उस टाइप से। अब देखो, तो यहां से एक रिवर आ रही है, इस रिवर का नाम क्या है, ओटावा रिवर। अब ये ओटावा रिवर ओटावा शहर से होकर गुजरती है, बिल्कुल। ये ओटावा शहर क्या है, कनाडा का कैपिटल है। ये दोनों आपस में मिले, कहां पर मिले, जहां पर मिलते हैं उस जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। ठीक है, जहां पर मिलेंगे उस जगह का नाम है मॉन्ट्रियल, वेरी फेमस। तो अगर सवाल आता है कि रिवर सेंट लॉरेंस एंड रिवर ओटावा कॉन्फ्लुएंसेस एट, अपने को याद रखना है कि उसका जो जहां पे मिलता है वहां पर एक बहुत हिस्टोरिक शहर मॉन्ट्रियल है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं 6-7 महीने से अधिक, तो आपने जरूर जरूर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम सुना होगा। अब मतलब हम चाहते हैं कि बता दें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहां पर फिर वो बता देंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। तो ये याद रहेगा कि, और ये जो आप रिवर देख रहे हैं ना कि यहां से ओटावा रिवर गया और यहां से मॉन्ट्रियल रिवर गया, दोनों मिलकर कहां पे ड्रेन होता है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका रिवर था, इसी रिवर का ही नाम था रिवर सेंट लॉरेंस। इसी रिवर के नाम पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। छोड़ो, फटाक से मॉन्ट्रियल भी देख लेते हैं। अब देख, बात समझना, एक साल था बहुत हिस्टोरिक ईयर, कौन सा ईयर था, 1987। ये साल याद रखना है क्या, याद रख लो भाई, बढ़िया। अब ये साल जो है, इस साल में एक प्रोटोकॉल साइन होता है। क्या है प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों साइन हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट पाए कि यार बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पर ओजोन लेयर में, अब फिर वही बात है, अब हम अगर ओजोन लेयर बोल रहे हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यार ये ट्रोपोस्फेयर में है कि स्ट्रेटोस्फेयर में। और अगर आपके माइंड में आ गया कि भाई ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में कहां से होगा, इधर तो बारिश बरसात हो रही है, तो याद रखना कि स्ट्रेटोस्फेयर में अगर सवाल आता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की अपर स्ट्रेटोस्फेयर, तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया गया है 15 से 20 किलोमीटर, इट इज इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। बढ़िया। अब बताओ क्या हुआ कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा था। ओजोन लेयर में क्यों छेद हो रहा था, क्योंकि क्लोरीन जो था ना, उसको ऐसे बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन क्या करता था, ऊपर जा करके तुम्हारा O3 से रिएक्ट करता था, और O3 से रिएक्ट करके इस ओजोन को ब्रेक कर दे रहा था। तो अब ये दिक्कत आ रही थी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, जिसमें क्या बोला गया कि जितने भी देश हैं वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC HCFC का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इसका मतलब वी हैव टू फेज आउट दीज। इसका काम क्या है दोस्त, ये रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, घर में देखते हो कि एसी में मान लो एसी ठंडा नहीं कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि यार एसी का जो गैस है, गैस को भराना पड़ेगा, गैस भराना पड़ेगा। तुम्हारा फ्रिज अगर 5-6 साल से पुराना हो जाएगा तो सुनोगे उसमें गैस भराना है, गैस भराना है, ये वही गैस है। ठीक है, तो CFC और HCFC को बोला गया यूज नहीं करेंगे। बोला क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या था, इसको फुल फॉर्म देखोगे तो तुमको आ रहा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन है। यार ये क्लोरीन जो है ये ओजोन के लिए बहुत खतरनाक है। तो बोला ठीक है यूज नहीं करेंगे, पर इसके बदले में क्या यूज करें, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला कि एक काम करो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करो। क्या यूज करो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो बोले बहुत बढ़िया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करना स्टार्ट किए, और हम लोग देखे कि जो ओजोन लेयर के बीच का जो छेद था ना, वो धीरे धीरे भरने लगा। लोग बहुत खुश हुए। पर कुछ टाइम बाद जैसे रिसर्च और इवॉल्व हुआ, तो हम लोगों को पता चला ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को छेद नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, ये ओजोन के लिए तो बढ़िया है, पर ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं भाई। अगर ये तुम्हारा धरती है, अगर ये तुम्हारा धरती है, अब धरती से जो गर्माहट निकलेगा ना, वो चाहता है कि हम वापस उड़ जाएं। पर अगर यहां पर तुम्हारा गैस रहेगा जो कि ग्रीन हाउस गैस रहेगा, तो ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, ये जो धरती से भाप हीट निकल रहा था ना, इस हीट को एब्जॉर्ब करके यहीं पर रोक लेगा। अब यहीं पर रोक लेगा तो तुमको देखोगे कि यार ठंडा ही नहीं रहा है, गर्मी बढ़ते जा रहा है, गर्मी बढ़ते जा रहा है। इस साल देखे थे समर सीजन में आ रहा था 50 डिग्री 45, अगला साल 47 हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया। ये ग्रीन हाउस गैस धरती से जो निकलता है, उस वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ हीट को बोलते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, यही है। तो अब हम लोग क्या पता लगा, वापस एक बात कह रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, क्या बोला, CFC HCFC खत्म करो। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, ये क्लोरीन ओजोन को खा रहा है। हम लोग बोले बंद कर देंगे भाई। कब हुआ, 1987। जब बंद किए, थोड़ा देर और रिसर्च हुआ और साइंस इवॉल्व हुआ, तो उसके बाद हमको पता लगा कि भाई
अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम लोगों को जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाने बोला था, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो हम यूज कर लिए, हमको बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके चलते ओजोन खराब नहीं हो रहा है पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो आप याद रखिएगा 2016 में आता है किगाली अमेंडमेंट। दिस इज योर किगाली अमेंडमेंट। किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। बोला भैया बढ़िया काम किए तुम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ला करके, हमको बहुत अच्छा लगा, पर एक काम करो कि किगाली अमेंडमेंट कर दो। अब बोलेगा कि किगाली अमेंडमेंट क्यों करना है? तो किगाली अमेंडमेंट बोला कि भाई एक काम करते हैं ना, अब हम लोग HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसमें क्लोरीन नहीं था, इसका मतलब ओजोन का दिक्कत नहीं था पर ग्लोबल वार्मिंग का दिक्कत था, तो बोला गया एक काम करते हैं इसको भी हम लोग फेस डाउन कर देते हैं। तो बोले ठीक है भैया इसको फेस डाउन कर देंगे, तो बदले में यूज क्या करेंगे? तो आज के डेट में आप देखिएगा कि सरकार जिस तरीके के रेफ्रिजरेंट क्या है? वही गैस जो हम बताए एसी में भराते हैं, हम लोग फ्रिज में भराते हैं, अब उसको जो ये करने के लिए, उसको रिफिल करने के लिए अब हम लोग क्या यूज करते हैं? तो अब हम लोग देखिएगा तो अमोनिया यूज करते हैं। अब हम लोग क्या यूज करते हैं? कुछ R317 इस टाइप के कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये आर है ना, आर हाइड्रोकार्बन का एक सिंबॉलिक ये है। कैसे हम लोग कार्बन के लिए सी करते हैं, उसी तरीके से अगर हम हाइड्रोकार्बन के ग्रुप की बात करते हैं ना, तो आर से यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में जो हाइड्रोकार्बन यूज हो उसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं? अमोनिया यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में आप देखिएगा तो CO2 भी यूज करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉन्ट्रियल से था, हल्का याद रखोगे तो हो सके आ जाए, बहुत फेमस चीज है, ठीक है। अब साइंस में एक और चीज है, देख लो। अमोनिया किस प्रोसेस से बनता है? हेबर्स प्रोसेस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हेबर्स प्रोसेस नहीं, हेबर्स बॉश प्रोसेस। ठीक है भाई, हेबर्स प्रोसेस से काम सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अब याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। ये किससे बनता है? ये बनता है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये किससे बनता है? ये आपका बनता है ओसवाल्ड प्रोसेस। अब कमेंट में बता देना कि एक्वारीजिया में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, वो नहीं बताएंगे। अब हो गया, ठीक है। देख लिया हम लोग भाई, ये वाला काम अपना हो गया। अब थोड़ा सा एक सेगमेंट बचा है नदी का ना, तो रिवर्स हम लोग खत्म कर देते हैं, उसके बाद माउंटेन्स पे जाएंगे और फिर ज्यादा बचेगा नहीं ना, खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। एक बार रिवर्स करते हैं, कोशिश करना कि थोड़ा साथ दो बढ़िया से, ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पर तुमको एक पर्वत श्रेणी दिखेगा। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर पर्वत श्रेणी है। क्या पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन इसका नाम है। और ये रॉकी माउंटेन ना कुछ नहीं है, हमारा जैसे हम लोग का जैसे हिमालय उमालय है ना, उसी टाइप का है रॉकी माउंटेन। मतलब कि ये फोल्ड माउंटेन है। ये सब जो तुमको पहाड़ दिख रहा है, ये देखो पहाड़ का इलाका है, ठीक है। ये देखो, हाई देखो, ये जो पहाड़ है ना, ये रॉकी माउंटेन है। तो हम लोगों को पहला चीज रॉकी माउंटेन के बारे में क्या याद रखना है कि ये जो रॉकी माउंटेन होते हैं, ये दीज आर फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, फोल्ड माउंटेन मतलब क्या? कि भैया दो प्लेट आया होगा, एक ओशियानिक प्लेट है यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों कन्वर्ज किया तो पहाड़ उठ गया, बहुत बढ़िया। तो ये फोल्ड माउंटेन भी दो तरह का होता है, एक होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन, कि पुराना और नया। तो याद रखेंगे हम लोग कि ये नया है, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, बहुत बढ़िया। बाहर निकल गए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? रॉकी माउंटेन्स दिख रहा है। और तो अब हम लोग यहीं पर डायरेक्ट ना स्टार्ट कर देते हैं नदी का मैपिंग करना। ये देखो भाई, ये है आपका मान लो रॉकी माउंटेन, ठीक है। इस रॉकी माउंटेन पे आपको एक पर्वत श्रेणी मिलती है। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं बिटर रूट, बिटर रूट रेंज, याद रहेगा। इस बिटर रेंज में देखेंगे ना आप, तो यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? देखो दो नदी है, एक नदी है जिसको बोलते हैं मिसिसौरी, एक नदी है जिसको बोलते हैं मिसिसिपी, मिसी मिसिसिपी। ये रॉकी है, आर, आर से आर को पकड़ो, सॉरी। तो याद रखना रॉकी से जो निकलता है वो मिसिसौरी है। कंफ्यूज नहीं होना है कि मिसिसिपी है क्या, क्यों? क्योंकि आर से रॉकी, आर से मिसिसौरी, ठीक है। तो अपने को क्या दिख गया? यहाँ पर एक रेंज था जिसका नाम था बिटर रूट रेंज, और यहाँ पर से एक रिवर निकली, इस रिवर का नाम क्या है? मिसिसौरी रिवर, बहुत बढ़िया। यहाँ से आते जाएगा, ऐसे 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 आ रहा है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होने के लिए आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको एक लेक और मिलता है, इस लेक का नाम है लेक इत्सका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेक इत्सका से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसौरी है और मिसिसिपी है, आर आर रॉकी मिसिसौरी, ठीक है। अब ये दोनों जहां पर मिलता है ना, इस जगह का नाम है सेंट लुइस। देखो जहां पर मिले उस जगह का नाम है सेंट लुइस, बहुत बढ़िया।
और वहां से लोग साथ साथ आते गए। ये जो मिसिसिपी है नाम, यही मिसिसिपी नाम नीचे भी कैरी हुआ, तो याद रखेंगे हम लोग कि सेंट लुइस के बाद इसको हम लोग लोअर मिसिसिपी कहते हैं, लोअर मिसिसिपी कहते हैं, मिसिसिपी भी कहा जा सकता है, ठीक है। और ये दोनों आकर के आपका यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिर जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको एक बढ़िया चीज नहीं दिखाए हम, तो फिर वो बेईमानी हो जाएगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये आपको देखने में नहीं लग रहा है कि किसी चिड़िया का पंजा की तरह? ये आपको देखने में किसी चिड़िए की पंजा की तरह नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। इसीलिए आपको सवाल आएगा कि कौन सा नदी है जो कि आपका ड्रेन होने के समय बर्ड फुट डेल्टा बनाता है? तो हमको याद रखना है कि इट इज दी मिसिसिपी रिवर। अच्छा, ऑप्शन में आपको मिसिसिपी नहीं दिख रहा है, तो देखो लोअर मिसिसिपी होगा। लोअर मिसिसिपी भी नहीं दिख रहा है, तो आपको मिसिसौरी डैश मिसिसिपी लिख करके आएगा, रिवर सिस्टम टाइप का, उस पर टिक मार देना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बर्ड फुट, क्योंकि देखो यहाँ पर देख रहे हो पंजा टाइप का बना हुआ है, और बहुत मतलब फिर वही बात है कि जो इलाका है ना, थोड़ा मस्त फर्टाइल इलाका है। आपको देखिए, देख रहे हैं पानी वानी देख रहे हैं जमा हुआ है, तो वही है, क्योंकि अगल बगल नदी से बहाव होकर क्या रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। याद रहेंगे आप लोगों को, बढ़िया। अब आओ, कुछ कुछ छोटा मोटा रिवर है जो कि पूछता पूरा है भाई, पर छोटा है, तो उसको निपटा लेते हैं। सबसे पहला रिवर, आपको एक चीज याद रख लेना भाई, यहां पर आप देखिएगा ना, तो यहां पर एक नदी है जिसको बोलते हैं यूकॉन नदी, यूकॉन रिवर। क्यों पूछा जाता है इसको? पहला बात तो पूछा जाता है कि ये जो यूकॉन रिवर है, ये कहाँ का है? तो ये यूएसए का है। ऑप्शन में आपको यूएसए मेनलैंड दिख गया, तो उसमें मार देना नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये यूएसए मेनलैंड का नहीं है, ये यूएसए ऑफ अलास्का का है। बहुत बढ़िया। तो अभी जो यूकॉन रिवर है, ये ड्रेन कहाँ पर हो रहा है? क्योंकि अगर ये इस तरफ ड्रेन होगा तो ऊपर हम लोगों को मिल जाएगा चुकची सी, नीचे ड्रेन होगा तो हम लोगों को मिल जाएगा बेरिंग सी। याद रखना, यूकॉन रिवर ड्रेन्स इनटू दिस बेरिंग सी, नीचे की तरफ आकर के गिरता है, तो बेरिंग सी में ड्रेन होता है। सवाल आया हुआ है एनडीए में 2-3 बार, अब आपके साथ भी आ सकता है। तैयारी करने का तरीका क्या है? यही है ना कि अगर हम वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे हैं, तो हम अगर हम मोटा मोटा सारा पीवाईक्यू को ढंग से कर लें, और तो हम, अरे हर नदी याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। हम कैसे याद रख लेंगे हर नदी? इतना चीज है भाई, एक बार जूम करके देखोगे तो लगेगा क्या है, कितना क्या कर लेगा आदमी यार, कितना चीज याद करेगा भाई। ये भी एक लेक है ना, जामा लेक, याद कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो हम उसी हिसाब से कर सकते हैं ना कि एकदम हिट रेशियो ऐसा हो कि खुद ही को लगने लगे कि अरे यार हम तो मैपिंग उपिंग का तो बादशाह हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका यूकॉन रिवर। इस यूकॉन, ये रिकॉन रिवर कहाँ पे ड्रेन होता है? बेरिंग सी में ड्रेन होता है। बढ़िया, पहला रिवर आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा रिवर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ, ये जो आपका है, ये है आपका रॉकी पर्वत, ठीक है। इसी रॉकी पर्वत से आप देखिएगा तो एक नदी आकर के ऐसे आके ड्रेन होती है, कनाडा से निकलती है, इधर आके ड्रेन होती है। केवल आपको याद दो चीज रखना है। एक आपको याद रखना है कि एक नदी है जिस नदी का नाम है कोलंबिया नदी। ये कोलंबिया नदी कहाँ पर ड्रेन होती है? पैसिफिक में होती है, अटलांटिक में नहीं होती है। और तीसरा चीज आपको याद रखना है, एक बार देख लेते हैं ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एक सेकंड, हाँ हो रहा है, ठीक है। तीसरा चीज आपको याद रखना है कि इस कोलंबिया रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है स्नेक। क्लियर? स्नेक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी ड्रेन्स इनटू नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन। गलत, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन। बहुत बढ़िया। एक रिवर लास्ट देख लो, फिर खत्म कर देंगे नदी, नहर, नाला खत्म। यहां पर आप देखिएगा तो एक नदी है जिसको बोलते हैं कोलोराडो, कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो रिवर क्यों फेमस है? पहला बात कि ये आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आके गिरता है। अब सवाल देखना, सवाल आएगा कि कोलोराडो रिवर ड्रेन्स वाया मेक्सिको इनटू गल्फ ऑफ मेक्सिको। तुमको पूरा मन करेगा सही मारने का, पर याद रखना कि इट ड्रेन्स वाया मेक्सिको बट इन द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और इसी कोलोराडो नदी के ऊपर यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है, कौन सा डैम है? हूवर डैम, हूवर डैम। याद रखना, हूवर डैम है कोलोराडो नदी के ऊपर। बढ़िया। तो अब एक बात तुमको बढ़िया चीज बताते हैं कि केवल एक मेजर रिवर है ना जिसके ऊपर डैम है, ये नहीं है। सवाल नहीं आया अब तक, पर ऐसे फैक्ट के हिसाब से अगर बताए ना, तो एक रिवर है जिसको बोलते हैं अमेजॉन नदी। अमेजॉन नदी हम लोग याद है कब पढ़े थे? मतलब अभी पढ़े नहीं है हम लोग, पर वो जब हम सदर्न अमेरिका पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा अमेजॉन रिवर। ये सबसे बड़ा एवरग्रीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है। तो अमेजॉन नदी के ऊपर कोई डैम ही नहीं है, नो डैम्स।
बस ऐसी फैक्ट बताने का मन किया, बता दिए भाई, माफ करना। ठीक है, हो गया। रिवर्स हमारा सारा खत्म हो चुका है। याद मत रखना, बस सुन लो। यहां पर जो पर्वत टाइप का आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मैकेंजी पर्वत। और इस मैकेंजी पर्वत से ऊपर एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेंजी नदी, मैकेंजी रिवर। और ये मैकेंजी रिवर ड्रेन कहां पर करता है? अब यहीं पर हम नहीं बताएंगे, आपको खुद बताया गया है कि यहाँ पर बेरिंग सी था, बहुत बढ़िया। यहाँ पर चुकची सी था, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक्स सी था, यहाँ पर वाई सी था, यहाँ पर बेफिन सी था। ये ब्यूफोर्ट कुछ याद आया? यहां बूथिया याद आया? बोथनिया नहीं याद आया? ठीक है, क्लियर हो गया ना? नदी वदी खत्म है भाई, इससे भयानक नदी और कुछ नहीं आएगा। एक ट्रिब्यूटरी का नाम बस सुन लो, अभी बताना भूल गए थे। जब हम लोग यहां पर बनाए ना तुम्हारा क्या मिसिसिपी वाला, जब हम लोग कर रहे थे, तो यहां से जब मिसिसिपी कहां से निकल रहा था? लेक इत्सका से निकल रहा था, ठीक है। और वो कहां पर आके मिल रहा था? सेंट लुइस पे आके मिल रहा था। इस मिसिसिपी का दो ट्रिब्यूटरी है। एक ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? एक ट्रिब्यूटरी का नाम है ओहियो। दूसरी ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? देखो, ऐसा है कि ये है ओहियो, ठीक है। इस ओहियो पे आकर के एक मिलता है जिसको बोलते हैं टेनेसी, टेनेसी रिवर। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि टेनेसी एंड ओहियो आर ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो मिसिसिपी है, औरी नहीं है। मिसिसौरी नहीं है, मिसिसिपी है, ठीक है। ओहियो और ये दोनों जहां पर मिलता है ना, इस जगह का नाम क्या है? केंटकी। अब आपको केएफसी कुछ फील आ रहा है? केंटकी फ्राइड चिकन। ये केंटकी को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रास स्टेट बोलते हैं, ब्लू ग्रास स्टेट बोलते हैं, ठीक है। काम खत्म है। अब आ जाइए, हम लोग थोड़ा माउंटेन्स देख लेते हैं। कितना देर हो गया वीडियो? पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बहुत सवाल आता है, पीवाईक्यू देखोगे डर जाओगे, इतना सवाल आया हुआ है। 40 मिनट हो गया, ठीक है, फटाफट करते हैं। अब माउंटेन्स अगर देखेंगे ना, तो फटाफट देखो भाई, यहां पर आपको दिखेगा रॉकी माउंटेन, ठीक है। यहां पर आपको दिखेगा रॉकी माउंटेन। इस रॉकी माउंटेन के ऊपर आप देखिएगा तो यहां पर आपको ये रॉकी माउंटेन जो है ना, अलास्का पे नहीं जाता है, कनाडा से यूएस मैक्सिको तक ही है। पर एक टोटल इन सबको मिला करके एक टर्म कहा जाता है, ये पूरे रेंज को ना, यहां से आप देखेंगे तो इस पूरे रेंज को एक टर्म कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अमेरिकन कॉर्देसिलाज। क्या नाम है? अमेरिकन कॉर्डिलेरा। अब ये कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है? पर्वत श्रेणी। तो कुछ नहीं, अमेरिका के पर्वत श्रेणी, उसमें सब ये पूरा रेंज आ जाता है। पर फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल रॉकी पढ़ रहे हैं। और रॉकी में हम लोगों को याद रखना है कि इफ दिस इज रॉकी, तो वो यहां पर नहीं आता है। पर हमको यहां पर भी दो माउंटेन पढ़ना है अलास्का में। एक माउंटेन है जिसका नाम है ब्रुक्स रेंज, दूसरा माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है अलास्का रेंज। ये है आपका रॉकी पर्वत। इस जगह पर आप देखिएगा तो एक रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्केड रेंज। इस जगह पर आप देखेंगे तो एक रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं सियरा नवाडा रेंज। बहुत बार सवाल पूछा है भाई, अब एकदम चाहोगे एग्जाम निकालना भयंकर तो पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सियरा नेवाडा रेंज, क्लियर है। यहां पर आप एक माउंटेन देखिएगा, इस माउंटेन को हम लोग बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। अब एक बात समझना, ये सब जो माउंटेन, जो अपलेशियन माउंटेन है ना, ये अपलेशियन माउंटेन जो है, ये आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये अपलेशियन माउंटेन, ठीक है। एक सेकंड जरा सा रुकिएगा, एक फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट, एक सेकंड भाई, ठीक है। घर से फोन आ गया था, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए, मतलब माउंटेन्स का देख रहे थे। तो ये हो गया आपका ब्रुक्स माउंटेन, ठीक है। अब ब्रुक्स माउंटेन और एक दूसरा रेंज हो गया आपका, मतलब ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज। इधर हम लोग रॉकी देख लिए थे, यहाँ कैस्केड देख लिए, ये सियरा नवाडा है, ये अपलेशियन है। अपलेशियन के बारे में क्या याद रखना है कि इट इज ए ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब इंडिया में आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या याद आता है? अरावली, इसीलिए इसको इंडिया का अरावली भी कहा जाता है। अगर आप ये माउंटेन देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सियरा नवाडा माउंटेन, दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन, याद रखना है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। अगर कैस्केड रेंज के बारे में बात करें तो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, इसके मतलब कोई मेजर वॉल्केनो होगा इसके ऊपर? बिल्कुल, माउंट रेनियर। माउंट रेनियर इज एन एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना।
अब फिर याद रखना ये रेनियर अलग है, यहाँ पर हम लोग एक रेनडियर देखे थे, वो लेक था कनाडा का, ये रेनियर माउंटेन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है। बहुत बढ़िया। अब समझना, अगर पूरे नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जाए और बोला जाए कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है, तो याद रखना ये जो अलास्का रेंज है, इस अलास्का के ऊपर एक पीक है, इस पीक का नाम क्या है? माउंट मैकिनली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माउंट देनाली। तो अगर पूछे पूरे के पूरे नॉर्दर्न अमेरिका का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट दिनाली। क्या ये माउंट दिनाली रॉकी माउंटेन का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, रॉकी माउंटेन यहां खत्म हो जाता है, ये रेंज अलग है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको पूछे कि वो सब ठीक है, तो रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या है? तो याद रखना, रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक एल्बर्ट है। रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक एल्बर्ट है, जो कि यूएसए में पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, ये जो सियरा नेवाडा है, हाँ, अब तुमको पूछेगा कि देखो, रॉकी का हाईएस्ट पीक एल्बर्ट था, यूएसए मेनलैंड का हाईएस्ट पीक क्या है? यूएसए मेनलैंड का हाईएस्ट पीक सियरा नेवाडा के ऊपर एक है, माउंट विटले, माउंट विटनी। ठीक है, ये है। तो अब हम एक बार वापस एक बार आपको समझ, बगल में लिख रहे हैं, लिखते आना। अगर पूछे कि पूरे के पूरे नॉर्दर्न अमेरिका का हाईएस्ट क्या है, तो बगल में लिखना होगा हमको माउंट देनाली, जिसको माउंट मैकिनली भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर पूछे कि रॉकी का हाईएस्ट कितना है, कौन सा है, तो याद रखना माउंट एल्बर्ट है, ये माउंट एल्बर्ट यूएसए में पड़ता है। बहुत बढ़िया। अगर पूछे यूएसए का हाईएस्ट क्या है, तो याद रखना वो आपका विटनी है। ये विटनी कहाँ पड़ता है? ये सियरा नेवाडा में पड़ता है। ये सियरा नेवाडा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है क्या भाई? अपलेशियन से कंफ्यूज क्यों करवा रहे हो? ये तो ब्लॉक माउंटेन है। बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रहेगा। कैस्केड रेंज के ऊपर ही हम लोग देख लिए थे आपका माउंट रेनियर, वो भी हम लोगों को याद रहने वाला है। ये जो अपलेशियन माउंटेन है ना, इसके बारे में दो तीन चीज देख लो। ये है आपका अपलेशियन माउंटेन है, ठीक है। ये अपलेशियन माउंटेन क्यों फेमस है? क्योंकि ये आपका अरावली भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि दिस इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। बिल्कुल बढ़िया। इसके ऊपर कोई पीक है क्या? बिल्कुल है। आप देखते हैं माउंट ब्लैक या ब्लैक माउंटेन, माउंट वाइट, ये सब अपलेशियन के ऊपर आता है। अच्छा अच्छा, याद आ गया। ये वही है ना आपका जो माउंट ब्लैंक आपने लास्ट लेक्चर में बताया था भाई। ये ऐसा मत कर भाई। देखो, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग ब्लैंके को खत्म कर देंगे। ब्लैंक से क्या क्या आता है? एक आता है ब्लैक, एक आता है ब्लैंक, और एक आता है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक अपलेशियन, ब्लैंक, तो याद रखना आपका कौन सा पर्वत था भाई वहां पर? एंडीज नहीं, एंडीज तो नीचे है ना, आल्प्स। आल्प्स है कहाँ का? यूरोप का। बिल्कुल बढ़िया। एल्प्स कितना देश से गुजरता था? 8 देश से गुजरता था। अच्छा, 8 देश से एंडीज भी गुजरता था क्या? नहीं भाई, एंडीज इससे एक कम। एंडीज आपका 7 देश से गुजरता था। अच्छा, एटलास सुना सुना लग रहा है भाई, पहला लेक्चर देखो, मैट। ठीक है, तो ब्लैंक कहाँ का है? आल्प्स का। आल्प्स कहाँ पर? यूरोप में। अब ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट इज अ ब्लॉक माउंटेन इन जर्मनी। यूरोप का लेक्चर आएगा तो कवर करवाया जाएगा, अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, बढ़िया। एक और चीज देख लो भाई, अगर पूछता है कनाडा का हाईएस्ट पीक क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कनाडा का हाईएस्ट पीक है लोगन। और आपको यह भी बता दूं कि पूरे नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक जो माउंट देनाली था, उसके बाद माउंट लोगन आता है। क्या ये माउंट लोगन आपका रॉकी माउंटेन का पार्ट है? नहीं, ये रॉकी माउंटेन का पार्ट नहीं है। लोगन जो है वो अलग है ना। लोगन जो है वो अलग है आपका, अलग माउंटेन है जो कि आपके कनाडा में पड़ता है। ठीक है भाई, माउंटेन्स हो गया, ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी ये कर दीजिएगा। अब एक चीज बस देख लो, मतलब वो तो एक साथ बाद में बताएंगे, पर अभी भी देख सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा ग्रासलैंड्स, जिसका नाम है प्रायरीज। और याद रखेंगे कि ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये तो आपका टेम्परेट जोन में आ गया। तो दीज प्रायरीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। बिल्कुल बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। एक और चीज, अब बस लास्ट बचा है भाई, दो चीज बस देख लो। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा डेजर्ट देख लेते हैं। तो हम लोगों को डेजर्ट कैसे याद रखेंगे? हम लोग डेजर्ट याद रखेंगे गुड मॉर्निंग। किसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे सभी स्केड्यूल कास्ट के लोगों को। ठीक है, याद करेंगे जनजातीय गौरव दिवस, और वहां से स्टार्ट कीजिए। GMSC, गुड मॉर्निंग टू स्केड्यूल कास्ट पीपल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। जी से क्या आ गया? ग्रेट बेसिन।
एम से क्या आ जाएगा? मोहावे। एस से क्या आ जाएगा? सोनोरन। सी से क्या हो जाएगा? चिहुआ हुआन। अब एक बात समझना, इस जगह पर आपको मिलेगा गुड मॉर्निंग, और जो एससी है ना वो यहां पर मिलेगा, मतलब वो यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर में मिलेगा। चारों का नाम याद रखना, ठीक है। इसको बिग फोर डेजर्ट्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ग्रेट बेसिन, उसके बाद मोहावे मोजावे जो हो, सोनोरान, फिर चिहुआ हुआन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बस बताना चाहते हैं कि जब आप यहां पर कहीं जूम करिएगा ना तो आपको एक मिलेगा डेथ वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है समझना, ये डेथ वैली नेशनल पार्क किस डेजर्ट के अंदर आता है? तो ये डेथ वैली नेशनल पार्क आपका मोजावे डेजर्ट्स के अंदर आता है। मोजावे डेजर्ट के अंदर आता है। अब ये फेमस क्यों है भाई? ये फेमस इसलिए है कि जब आप इसके ऊपर मतलब चढ़ाई करेंगे ना तो आपको दिखेगा सॉल्ट की चादर। सॉल्ट की चादर, अरे एक सेकंड भाई जरा सा, तो आपको मिलेगा सॉल्ट का चादर। सॉल्ट, ये देखो दिख रहा नमक, पूरा नमक है, हर जगह नमक है। इसीलिए आप देखेंगे जो कहा जाता है कि शीट ऑफ सॉल्ट, या फिर इसको कहा जाता है गोल्फ कोर्स डेविल, कि डेविल इतना खराब ये जगह है कि यहाँ पर शैतान आकर के गोल्फ खेलता है। और या तो आपको पूछेगा कि शीट ऑफ सॉल्ट, तो आपको याद रखना है कि ये डेथ वैली नेशनल पार्क जो कि मोजावे डेजर्ट के अंदर आता है वहां पर है। मोजावे कहाँ के ऊपर क्या है? GM। तो ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन, चिहुआ हुआन। क्लियर है? बढ़िया। ग्रासलैंड देख लिए। अब थोड़ा हम लोग इकोनॉमिक साइट्स बस देख लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, कुछ बचा नहीं है भाई। देखो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको एक जगह मिलता है भाई, यहाँ पर आपको एक जगह, एक सेकंड, यहाँ पर एक जगह मिलता है, इसको बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ये सैन फ्रांसिस्को में ही आपको सिलिकॉन वैली मिलता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देखिए टेक्सास है। टेक्सास के बारे में याद रखना कि यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो टेक्सास है। बहुत बढ़िया। फ्लोरिडा, सैटेलाइट लॉन्चिंग बता चुके थे। ये है आपका मेक्सिको। मेक्सिको में आप जाएंगे तो आप चांदी का पायल खरीदिएगा। चांदी का पायल क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांदी सबसे अधिक बनाई जाती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देखिएगा तो इस जगह पर आपको एक शहर मिलेगा, पेनिसलाविया करके कहीं आपको दिख रहा है? ठीक है, फटाफट निपटाते हैं। तो एक सेकंड रुको, यहाँ दिखाते हैं। तो, अरे यार, कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसको बोलते हैं पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग ये क्यों फेमस है? ये आयरन के लिए फेमस है। और क्यों फेमस है? ये स्टील के लिए फेमस है। बहुत बढ़िया। यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसको बोलते हैं कैलगरी। कैलगरी कहां पर है? कनाडा में। कनाडा में लेक्स याद कर लो जो बताए थे, विनिपेग, रेनडियर, स्लेव, बियर, ठीक है। तो कलगरी कहां पर है? एक लोकेशन है कनाडा में। कौन से वहां पर आपको मिलते हैं? क्या मिलता है? तो यहाँ पर आपको माइनिंग दबा के होता है और पेट्रोलियम खनन दबा के होता है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हडसन बे पे आप देखेंगे कि यहाँ पर है पोर्ट इरिडियम। पोर्ट इरिडियम, ये पोर्ट इरिडियम क्यों फेमस है? यूरेनियम के चलते, ठीक है। कहां पर है ये? हडसन बे पे। हडसन बे के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे अधिक कोस्टलाइन पूरे विश्व में। अच्छा अच्छा, और हम लोग हडसन बे के बारे में ही पढ़े थे कि हाईएस्ट टाइडल पोटेंशियल। वाह, नहीं, हम लोग पढ़े थे फंडी। फंडी, गलत सलत नहीं, हाँ वो बोलना है, ठीक है। हो गया भाई, नॉर्दर्न अमेरिका हम लोग का कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। सही लगे गलत लगे जो लगे, कुछ अगर हम कुछ गलत बोल दिए हो तो जैसे आप लोग कमेंट में बता देते हैं, बता दीजिएगा। धन्यवाद।